वेलकम बैक टू पोकर एकेडमी। आज हम बात करेंगे रिपेयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर के एमसीक्यू क्वेश्चन, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चंस है। नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्दी इनका आपके लिए अपलोड हो जाएगा। तो ये है आपका पार्ट 1। तो चलो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। Question 1. Causes of distress and deterioration of concrete is। तो कंक्रीट में डिस्ट्रेस मतलब उनका जो स्ट्रेस है वो कम होता है, और डिटोरिएशन मतलब कि आपका जो फेलियर है वो कंक्रीट में किस कारण से होता है, क्यों होता है। ऑप्शन ए है डिफेक्ट के कारण, ऑप्शन बी है डैमेज एंड डिटोरिएशन मतलब कि टूटना, एंड डी इज योर ऑल ऑफ दी अबव। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा डी। तो ये पूरे जो ऑप्शंस ये है ए बी एंड सी, दैट आर दी मेन कॉजेस ऑफ डिस्ट्रेस ऑफ दी कंक्रीट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 2, डिफेक्ट्स इन कंक्रीट ड्यू टू। तो कंक्रीट में डिफेक्ट्स कौन से कारण से हो सकता है। एक तो डिजाइन हो सकता है, मटेरियल हो सकता है, कंस्ट्रक्शन हो सकता है, या तीनों के कारण डिफेक्ट हो सकता है। तो आप जानते ही होंगे कि डिजाइन में फेलियर हो सकता है, और मटेरियल भी अगर आपने डिफेक्टिव यूज किया है तो हो सकता है, कंस्ट्रक्शन फेलियर भी में भी पॉसिबिलिटीज है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा वो भी होगा ऑल ऑफ दी अबव। सो क्वेश्चन नंबर 2 आंसर इज डी। द थर्ड क्वेश्चन, डैमेज इन कंक्रीट ड्यू टू। कंक्रीट में डैमेज किस कारण हो सकता है। ओवरलोड के कारण, फायर के कारण, या कोई भी इंपैक्ट लोडिंग, सडन लोडिंग जिसे बोल सकते हैं हम, उनके कारण हो सकता है। तो फिर से आपका आंसर वही रहेगा, ओवरलोड हो जाएगा अगर स्ट्रक्चर तो भी डैमेज की प्रोबेबिलिटी है, फायर होगा तो भी डैमेज की प्रोबेबिलिटी है, और कहीं से सडन लोडिंग आ गया तो भी वो डैमेज की प्रोबेबिलिटी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 4, डिटोरिएशन ऑफ कंक्रीट ड्यू टू। अब बात करते हैं मटेरियल या उनकी कंडीशन के बारे में। तो पहला है मेटल कोरोजन, सेकंड इरोजन के कारण, थर्ड वन है फ्रीज एंड थो मतलब कि टेम्परेचर वेरिएशन जो होता है उनके कारण। तो फिर से एक बार वही आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दी अबव। तो एक्चुअली आपको याद ये रखना है कि डिटोरिएशन ऑफ कंक्रीट किस कारण से हो सकता है। आपको एग्जाम में ये 3 में से कोई एक ऑप्शन सही देगा और बाकी 3 ऑप्शन गलत भी दे सकते हैं। तो आप 3 में से कोई भी एक ऑप्शन में हो सकता है और बाकी 3 गलत ऑप्शन हो सकते हैं। तो हमारी ये ट्राई है अब तक कि जो भी क्वेश्चंस है उनके मैक्सिमम आंसर्स क्या हो सकते हैं। सो इसलिए मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चंस में आपको आंसर डी ही दिखेगा, बट ऐसा नहीं है कि एग्जाम में इस तरह से ही डायरेक्टली आपको डी ऑप्शन सही होगा। क्लियर? तो वो देख लेना एग्जाम में। अगर लेट सपोज यही क्वेश्चन को पूछा है और मेटल कोरोजन दिया है, एक ऑप्शन है, बाकी 3 गलत लग रहे हैं, तो मेटल कोरोजन हो सकता है, इरोजन भी हो सकता है, फ्रीज एंड थो, और या टेम्परेचर वेरिएशन भी आपको फ्रीज एंड थो के बदले दे सकते हैं। तो वो देख लेना, आपको 3 में से अगर एक भी सही है तो वही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर है डी। क्वेश्चन इज विच इज द टाइप ऑफ डिटोरिएशन। वो फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, मैकेनिकल हो सकता है, या बायोलॉजिकल हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सही है ई, ऑल ऑफ दी अबव। तो आपका जो डिटोरिएशन है वो फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल रिएक्शन के कारण भी हो सकता है, मैकेनिकल मतलब के लोडिंग के कारण हो सकता है, कोई भी एक्सटर्नल लोडिंग हो सकता है, बायोलॉजिकल मतलब बैक्टीरियल फॉर्म में भी आपका डिटोरिएशन हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ई। क्वेश्चन इज टेम्परेचर इज विच टाइप ऑफ डिटोरिएशन। तो जो टेम्परेचर वेरिएशन है वो किस टाइप का होगा, फिजिकल होगा, केमिकल होगा, मैकेनिकल होगा, या बायोलॉजिकल होगा। टेम्परेचर डिटोरिएशन हम काउंट करते हैं फिजिकल डिटोरिएशन में, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 7, एफ्लोरेंस इज विच टाइप ऑफ डिटोरिएशन। मतलब के एफ्लोरेंस जो है मतलब कि आपका जो मटेरियल जो फूल जाता है, मतलब जो उनका
पूरा पार्ट जो है कहीं ना कहीं एक्सपांड हो जाता है, तो उनको हम बोलते हैं पहली बात तो एफ्लोरेंस, तो वो भी काउंट होगा आपका फिजिकल में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिस्टलाइजेशन इज विच टाइप ऑफ डिटेरियोरेशन। तो जो क्रिस्टलाइजेशन होता है वो होता है आपका फिजिकल डिटेरियोरेशन के टाइप में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का भी आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 9, कार्बोनेशन इज विच टाइप ऑफ डिटेरियोरेशन। तो कार्बन मतलब के कहीं ना कहीं केमिकल आपको याद आ ही जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा बी, दैट इज द केमिकल। क्वेश्चन नंबर 10, फेथिक इज विच टाइप ऑफ डिटेरियोरेशन। तो फेथिक जो होगा वो होगा आपका मैकेनिकल टाइप ऑफ डिटेरियोरेशन। मतलब क्वेश्चन नंबर 10 आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 11, इम्पैक्ट इज विच टाइप ऑफ डिटेरियोरेशन। तो इम्पैक्ट जो होगा वो होगा आपका मैकेनिकल टाइप। तो क्वेश्चन नंबर 11 आंसर इज सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैक्टीरियोलॉजिकल ग्रोथ इज विच टाइप ऑफ डिटेरियोरेशन। तो आपको याद ही हो जाएगा, बैक्टीरिया मतलब बायोलॉजिकल। सो क्वेश्चन नंबर 12 आंसर इज डी। नंबर 13, सिम्टम्स ऑफ डिटेरियोरेशन। तो डिटेरियोरेशन का सिम्टम्स क्या हो सकता है? क्रैकिंग, स्पॉलिंग, डिसइंटीग्रेशन और ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्रैकिंग मतलब वहाँ पे जो क्रैक्स होती है, डेवलप होती है वो। स्पॉलिंग मतलब वहाँ से कुछ ना कुछ पार्ट बाहर निकल जाना। डिसइंटीग्रेशन मतलब टूट जाना, उनके टुकड़े हो जाना। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 14, the factor responsible for the initiation of the process of deterioration are। मतलब डिटेरियोरेशन का स्टार्टअप कहाँ से होता है, उनकी प्रोसेस स्टार्ट जो होती है उनके पीछे कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। एक होता है ह्यूमन एस्पेक्ट, सेकंड फरिंग एंड थर्ड वन इज फॉल्टी डिजाइन। ह्यूमन एस्पेक्ट मतलब ह्यूमन के कारण, फ्लोरिंग मतलब उनका जो कुछ पार्ट्स जो जम जाता है, तो दैट इज द फरिंग। एंड द फॉल्टी डिजाइन मतलब कि कहीं ना कहीं डिजाइन प्रोसीजर में आपसे गलती हुई है, दैट इज ऑल्सो अ रिस्पॉन्सिबल पार्ट ऑफ द इनिशिएशन ऑफ द डिटेरियोरेशन। सो तो क्वेश्चन नंबर 14 द आंसर इज डी। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेरियोरेशन ड्यू टू द फॉल्टी कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन से कौन से फॉल्ट हो सकते हैं? लैक ऑफ सुपरविजन, फेलियर टू मॉनिटर द वर्क एडेक्वेटली एंड फेलियर टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो द स्पेसिफिकेशंस और द ड्राइंग। तो मतलब सुपरविजन आपका गलत हो सकता है कहीं ना कहीं, मतलब कि वहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है तो हो सकता है। सेकंड, अगर आपने मॉनिटर नहीं किया है पूरे वर्क को। एंड द थर्ड वन इज टू अंडरस्टैंड दी स्पेसिफिकेशन, मतलब स्पेसिफिकेशन या ड्राइंग में कुछ दिया था और आपने कुछ प्रोविजन किया था। तो तीनों जो फैक्टर है वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा डी। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, तो लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।